एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को फिर एक बार चुनौती दी। सीआईएसएफ के जवानों की जमकर तारीफ भी की। इसके साथ ही साथ दहशतगर्दों पर करारा प्रहार किया। हैदराबाद में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने ये तमाम बातें कही हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों को अमित शाह की ललकार। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर आतंकवाद पर प्रहार। आतंकवाद पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति। अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में 54वें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। गृह मंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में बैफल रेंज अर्जुन का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। इस मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने जबरदस्त करतब दिखाया, जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। तब से हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल सीआईएसएफ का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया। इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने कहा था कि सीआईएसएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभों में से एक है। अमित शाह ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विजन पेश किया है, जिसके लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा करेगा, जैसे पिछले 53 वर्षों से करते आ रहा है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया। सीआईएसएफ ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम सीआईएसएफ ने किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की। अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की भूमिका पर जोर देते हुए दोनों को काफी अहम बताया और कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 9 साल में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का कामयाबी के साथ सामना किया। अमित शाह ने कहा, कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है, जबकि पूर्वोत्तर और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित इलाकों में उग्रवाद भी कम हुआ है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। आखिर में अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है
और कई खुखार आतंकी हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रही हैं। अमित शाह ने इसके लिए मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जमकर तारीफ की। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। उधर भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की राह पर है। भारत ने कुछ ही महीनों में 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने का करार कर लिया। इसके साथ ही करीब 100 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। दूसरे देशों के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए भारत में 49 वोस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं। क्या है वोस्ट्रो खाते और कैसे हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपए में ट्रेड, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जब कोई भी देश किसी भी देश के साथ ट्रेड करता है तो उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसको आसान तरीके से समझें तो अगर भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो उसे तेल की पेमेंट करने के लिए पहले भारत को अपनी देश की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद सऊदी अरब भी डॉलर में पेमेंट रिसीव करने के बाद अपनी करेंसी रियाल में एक्सचेंज कराएगा। और जब ऐसा होता है तो दोनों देशों को कन्वर्जन चार्जेस देने होते हैं। इससे अमेरिका ग्लोबल मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी मोनोपोली बनाकर रखता है। पर हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रूपी को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए ओपन अप किया है, जिस पर पड़ोसी देशों के साथ साथ अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत करीब 35 देशों ने अपना समर्थन दिया है। इसी बीच ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई के लिए रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी इंडियन रुपये को एक्सटर्नल शॉक्स दे सकते हैं। लेकिन डॉलर की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की राह पर है। आपको बता दें कि भारत ने बहुत ही कम वक्त में 8 देशों के साथ रुपए में ट्रेड करने का करार कर लिया है। रशिया, इजराइल, जर्मनी, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर जैसे देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक ट्रेड को बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के आदेश से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी और यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कई देशों को व्यापार करने में मुश्किलें आई हैं। इसके बाद भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित मध्य पूर्व से दक्षिण पूर्व एशिया तक कई देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे देशों के साथ डील के लिए इस सिस्टम को अपनाया है। रूस के स्बेर बैंक और वीटीबी बैंक ने सबसे पहले रुपए में ट्रेड करने के लिए वोस्ट्रो खाता खोला है। इस खबर को अच्छी तरीके से समझने के लिए वोस्ट्रो खाते को समझना जरूरी है। वोस्ट्रो शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। वोस्ट्रो शब्द का अर्थ है तुम्हारा। अगर बैंक ऑफ अमेरिका भारत की सरकारी बैंकों में अपना खाता खोलता है तो उस खाते को वोस्ट्रो खाता कहा जाता है। वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाने की जरूरत जब पड़ती है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती। विदेश का कोई भी बैंक वोस्ट्रो खाता खोल सकता है। भारत में वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेना जरूरी है। इसके बाद एक्सचेंज रेट्स और मार्केट रेट्स तय किए जाते हैं। वोस्ट्रो से ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा कराने की सुविधा मिलती है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी भारतीय इंपोर्टर को इजराइल में कारोबार करना है तो पहले उसे डॉलर में ही भुगतान करना होता था, लेकिन अब वो रुपए में भी भुगतान कर सकता है। उसकी भुगतान राशि इस वोस्ट्रो खाते में जमा हो जाती है। इसी तरह जब किसी भारतीय एक्सपोर्टर को माल और सेवाओं के लिए रुपए में भुगतान करना होता है तो इस वोस्ट्रो खाते से राशि काट ली जाएगी और उसे एक्सपोर्टर के नियमित खाते में जमा करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए इंपोर्ट महंगा हुआ। भारतीय रुपए भी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। रुपए में कारोबार शुरू करने के पीछे मकसद यही है कि इससे अमेरिकी डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो।
रुपए में ट्रेड बढ़ने से ही भारत को भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल बैंक्स को कन्वर्जन फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे भारतीय रुपए की डिमांड में भी इजाफा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उधर यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। महमूदाबाद विधानसभा के पोखरा कला गांव में अखिलेश यादव पहुंचे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया है। राजस्थान के जयपुर में नरेंद्र से नरेंद्र तक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक के विमोचन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुस्तक के लेखक डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा की तारीफ की। जो बजट फरवरी के अंत में था, तो हमारे लिए बेहतर यह था कि जो पैसे का वितरण हो, मानसिकता और विरासत चली आ रही थी कि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे, क्योंकि इस समय मार्च का महीना चल रहा है और ये बजट सत्र का समय होता है। और जो बजट खबर गोरखपुर से है, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर टुकड़े किए और बैग में भरकर शव को छिपा दिया। बताया जा रहा है कि संपत्ति के लालच में बेटे ने पिता की गला काटकर हत्या की। आरोपी के भाई की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। जनपद गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में कल रात्रि प्रशांत नाम के कॉलर ने 112 को कॉल किया और बताया कि उनके पिताजी गायब हैं एवं अंदेशा है कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इस बात की सूचना मिलने पर थाना तिवारीपुर की पुलिस देर रात मौके पर पहुंची एवं अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसके भाई से पूछताछ की, घर की छानबीन की गई तो उसमें कुछ ब्लड के निशान मिले। उन निशानदेही के आधार पर यह पता चला कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हुई है। इस पर घर के विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई। तब पता चला कि वो लोग 10:15 बजे के आसपास अपने घर पे आए थे। तभी उनका भाई स्कूटी लेके बाहर जा रहा था एवं पिताजी के बारे में पूछने पर वह कुछ ज्यादा बता नहीं पाया। इसी बात का अंदेशा के कारण उस व्यक्ति ने 112 को कॉल किया। पुलिस ने बाद में बड़े भाई को हिरासत में लेके अच्छे से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी की जो उसमें शाम के समय बैठे थे, उनसे किसी बात को, पैसे के आर्गुमेंट को लेके कहा सुनी के बाद में जब वे अकेले बैठे थे तब उन्होंने उसके सिर पे डंडा मारा और उसके बाद में आरी से गला रेत कर हत्या कर दी। खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से है, जहां शिया समुदाय की राजनीति में हिस्सेदारी और उनसे जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर शिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए शिया धर्मगुरुओं और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के आयोजक मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि पिछली सरकारों ने समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे समुदाय को बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार शिया समुदाय के हितों को देखते हुए उनके उत्थान के लिए काम करेगी। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबसे पिछड़े हुए शिया हैं। लिहाजा इनको भी साथ साथ शामिल होना चाहिए, इनको भी शामिल करना चाहिए स्कीमों में। शियों को भी, गवर्नमेंट को अपनी की स्कीमों में शियों को भी शामिल करना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये रास्ता किया है ताकि हम अपनी बात योगी जी और मोदी जी तक पहुँचा सकें। राजस्थान के नागौर में वीरांगनाओं को नौकरी देने के सियासी माहौल के बाद कारगिल शहीद की बेटी ने शहीद परिवार को नौकरी देने की मांग की। शहीद मूलाराम की बेटी ने कहा कि बच्चों का हक मारकर अन्य रिश्तेदारों को नौकरी देना गलत है। ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को यूपी-एमपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार के साथ 10 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस की पकड़ में आए दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के सागर जनपद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।
लुधियाना के गांव चोंता में नशे की ओवरडोज के चलते नौजवान की मौत के बाद पुलिस ने गांव में सर्च अभियान चलाया। हालांकि इसको लेकर किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नशा तस्करों को पकड़ने की बात कही और कहा कि नशे की वजह से कई मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। बता दें, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले के संबंध में उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद गाँव में सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि उन्होंने नशा तस्करों को पकड़ने की बात कही है, लेकिन नौजवान की मौत का उन्हें अफसोस जाहिर उन्होंने किया और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही। ਚੌਂਤੇ ਸਕੂਲ ਮੋਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੌਂਤੇ ਦਾ ਸਰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਂਤਾ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਂਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਕਈ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ कोई रोक ठोक नहीं। पंजाब की शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बैंस पंजाब कैडर की ही आईपीएस अफसर डॉक्टर ज्योति यादव के साथ विवाह करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हो रही है। दोनों इसी महीने 25 और 26 मार्च को आनंदपुर साहिब में सादे समारोह में विवाह कर सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरजोत बैंस की दुल्हन बनने जा रही डॉक्टर ज्योति यादव भारतीय पुलिस सेवा की 2019 बैच की अफसर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।